हम एक वेक्टर को एक स्केलर के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं। बहुत सिंपल है कि हमारे पास कोई वेक्टर है, हम कोई v वेक्टर ले लेते हैं और मैं उसे मल्टीप्लाई करता हूं 2 के साथ। 2 एक स्केलर क्वांटिटी है, v एक वेक्टर है, और जब मैं 2 को v के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास एक नया वेक्टर आएगा जिसकी मैग्नीट्यूड जो है वो v के 2 टाइम्स हो जाएगी। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं हमारे पास एक वेक्टर v है जिसको जब 2 से मल्टीप्लाई किया गया तो उसकी जो मैग्नीट्यूड है वो डबल हो गई। इसी तरह से अगर आप नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, 2 एक पॉजिटिव नंबर है, अगर आप -2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मैग्नीट्यूड तो डबल हो रही है। इसके साथ साथ आप देखते हैं कि जो डायरेक्शन है वो रिवर्स हो गई। 2v की डायरेक्शन जो है वो एक तरफ है और -2v की डायरेक्शन जो है वो बिल्कुल ऑपोजिट है। इसमें एक और बहुत अहम चीज कि अगर मैं v को 0 से मल्टीप्लाई कर दूं तो हमारे पास एक वेक्टर आएगा 0v। अब 0v जो है ये एक वेक्टर है जिसकी कोई भी डायरेक्शन हो सकती है, इसकी आर्बिट्रेरी डायरेक्शन है, लेकिन इसकी मैग्नीट्यूड जो है वो 0 है। इसी तरह से आप हाफ v भी ले सकते हैं जो कि लाजमी तौर पे v का हाफ होगा, लेकिन डायरेक्शन चेंज नहीं होगी, डायरेक्शन v वाली होगी। लेकिन अगर आप -हाफ से मल्टीप्लाई करते हैं तो डायरेक्शन v रिवर्स हो जाएगी, v के ऑपोजिट हो जाएगा और मैग्नीट्यूड जो है वो हाफ रहेगी अगर आप -2 से v को मल्टीप्लाई करें। इसके अलावा सिंपल कुछ डेफिनेशंस हैं। इक्वल वेक्टर्स कौन से हैं? ऐसे वेक्टर्स जो कि जिनकी डायरेक्शन भी सेम हो और मिकदार भी सेम हो उन्हें हम इक्वल वेक्टर्स कहते हैं। नेगेटिव वेक्टर्स क्या हैं? ऐसे वेक्टर्स जो जिनकी कोई डायरेक्शन, कोई भी वेक्टर ऐसा नहीं होता जिसकी डायरेक्शन ना हो। ये जो नल वेक्टर है इससे आपने कंफ्यूज नहीं होना। हाँ जी, नल वेक्टर क्या है जी? आपने उसको किस तरह से डिफाइन करना है? अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज 0 बट इट हैज आर्बिट्रेरी डायरेक्शन। लेकिन इसकी कोई भी डायरेक्शन जो है आर्बिट्रेरी, आप कोई भी किसी भी पर्टिकुलर डायरेक्शन, अपवर्ड, डाउनवर्ड, ईस्टवर्ड, वेस्टवर्ड, आप कोई भी इसको पर्टिकुलर डायरेक्शन दे सकते हैं, लेकिन इसकी डायरेक्शन जरूर होगी। इसको हम ज्यादातर जब हम वेक्टर्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं, लाइक वेक्टर जैसे a - a, तो हमारे पास 0 आएगा। अब हम दो वेक्टर्स को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं और आंसर 0 आ रहा है जो कि स्केलर है, ये तो पॉसिबल नहीं है। तो लाजमी तौर पर आपको नल वेक्टर डिफाइन करना है ताकि हम इस किस्म की जो सब्ट्रैक्शन है उसको हम ओवरकम कर सकें। नेक्स्ट हम देखते हैं जी यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या है? यूनिट वेक्टर एक ऐसा वेक्टर जिसकी मैग्नीट्यूड 1 है। और ये किस तरह से आएगा? अगर हम किसी वेक्टर a को उसी वेक्टर की मिकदार पे डिवाइड कर दें तो हमारे पास यूनिट वेक्टर आ जाता है। इसकी मैग्नीट्यूड 1 होगी। और ये इस्तेमाल किस लिए होता है? ये ज्यादातर यूनिट वेक्टर इस्तेमाल होता है डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए। जैसे आप स्लाइड पे देख सकते हैं हमारे पास 3 रेक्टेंगुलर यूनिट वेक्टर्स हैं i, j और k, जो कि स्पेशल डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। i रिप्रेजेंट करता है x एक्सिस की डायरेक्शन को, j रिप्रेजेंट करता है y एक्सिस की डायरेक्शन को और k जो है k हैट रिप्रेजेंट करता है z एक्सिस की डायरेक्शन को। इसके अलावा हम नॉर्मल वेक्टर भी यूज करते हैं, पोजीशन वेक्टर का भी यूनिट वेक्टर यूज करते हैं, लेकिन जो अहम चीज है वो ये है कि यूनिट वेक्टर की मिकदार तो 1 है, लेकिन ये जहां भी आएगा ये डायरेक्शन को कोरिस्पॉन्ड करेगा। नेक्स्ट है हमारे पास रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर। कंपोनेंट से क्या मुराद है? कंपोनेंट हिस्सा, जुज, पार्ट किसी भी वेक्टर का। यानी कि अगर आप किसी भी वेक्टर के कंपोनेंट को डिफाइन करेंगे तो हम उसके वेक्टर के पार्ट की बात करेंगे, और वेक्टर है तो लाजमी तौर पर उस कंपोनेंट का कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन भी होगी। इसीलिए कंपोनेंट जैसे हम इस तरह से कुछ डिफाइन करते हैं, किसी भी वेक्टर की इफेक्टिव वैल्यू किसी खास डायरेक्शन में, इन अ गिवन और अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। इसके अलावा रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऐसे कंपोनेंट्स जो कि एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रहे हों, ऐसे कंपोनेंट्स को हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स कहते हैं। प्लेन में किसी भी वेक्टर के लिए हमारे पास 2 रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हैं, जबकि स्पेस में हमारे पास किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए, उसकी रेजोल्यूशन के लिए हम 3 कंपोनेंट्स को इस्तेमाल करते हैं, x, y और z। प्लेन में हमारे पास 2 कंपोनेंट्स हैं, एक्स वाई पॉसिबल है, एक्स जी पॉसिबल है, आप कोई भी प्लेन कंसीडर कर सकते हैं। जबकि स्पेस में हमारे पास 3 कंपोनेंट्स होते हैं, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, किसी भी वेक्टर को कंप्लीट डिस्क्रिप्शन के लिए और उसकी रेजोल्यूशन के लिए। इसके अलावा हम जो है देखते हैं कि ये जो प्रोसेस है जिसमें हम किसी भी वेक्टर के कंपोनेंट्स को डिफाइन करते हैं, इस प्रोसेस को रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर कहते हैं। हम किसी वेक्टर को रिजॉल्व कर लेते हैं उसके पर्टिकुलर और इंडिविजुअल कंपोनेंट्स में। हम एक प्लेन को में कंसीडर कर लेते हैं। आपको जो स्लाइड में नजर आ रहा है, हमने एक वेक्टर ले लिया है, एक प्लेन में, एक्स वाई प्लेन में हम एक वेक्टर ले रहे हैं, ए वेक्टर।
अब आप इसके कंपोनेंट्स निकालने के लिए क्या करेंगे, हम इस वेक्टर के हेड से परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे रिस्पेक्टिव एक्सिस पे, यानी कि एक्स एक्सिस पे भी परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे और वाई एक्सिस पे भी परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे। वो परपेंडिकुलर जो एक्स एक्सिस पे की तरफ आ रहा है, क्योंकि वो वाई एक्सिस की डायरेक्शन में है, वर्टिकल है, ये वाई कंपोनेंट को रिप्रेजेंट करेगा, ए वाई है हमारे पास, और जो परपेंडिकुलर जो है वो हमारे पास वाई एक्सिस की तरफ जा रहा है, क्योंकि वो हॉरिजॉन्टल, वो जो परपेंडिकुलर है वो हॉरिजॉन्टल है, तो ये हमारे पास जो है ये उस वेक्टर के एक्स कंपोनेंट को कॉरिस्पॉन्ड करेगा, ए एक्स। अब यहां पर एक अहम चीज मैं आपसे डिस्कस करना चाहूंगा, वो ये कि ये जो वेक्टर्स हैं, ये जो कंपोनेंट्स हैं, किसी भी वेक्टर के जो कंपोनेंट्स हैं ए एक्स और ए वाई, ये इन जनरल स्केलर हैं। अगर आप इनको डायरेक्शन देना चाहते हैं तो आपको इनके साथ जो है रेक्टेंगुलर यूनिट वेक्टर्स यूज करने होंगे। रेक्टेंगुलर यूनिट वेक्टर्स ऐसे यूनिट वेक्टर्स जो कि एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर हैं, और हम पहले पढ़ चुके हैं उन्हें, आई, जे और के। अब यहां पर क्योंकि हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस यूज कर रहे हैं, तो एक्स एक्सिस के लिए हमारे पास आई है, तो ए एक्स के साथ आई आ जाएगा। तो अब ये एक्स डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, आई जब आ गया, अब आई डायरेक्शन, आई के अंदर आई की मिकदार 1 है, लेकिन उसमें डायरेक्शन है, इसीलिए अब ए एक्स आई जो है ये एक वेक्टर है जो कि एक्स डायरेक्शन में होगा, इसकी मैग्नीट्यूड ए एक्स होगी। इसी तरह से ए वाई जे जो है ये एक वेक्टर है जो कि वर्टिकल डायरेक्शन में होगा, और इसकी मिकदार जो है वो ए वाई से रिप्रेजेंट की जाएगी। इसके अलावा इस वेक्टर से रिलेटेड हम कुछ मुख्तलिफ चीजें हैं, मुख्तलिफ कंपोनेंट्स हैं जिनका हमें पता होना चाहिए, जैसे कि किसी वेक्टर को किस तरह से लिखा जाता है। किसी भी वेक्टर को रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की फॉर्म में लिखने के लिए सिंपली हम किसी भी क्वांटिटी को जब सम अप करते हैं तो हमारे पास होल आ जाता है। तो इसी तरह से अगर आप किसी वेक्टर को ये देखना चाहते हैं कि उसको हम किस तरह से लिखेंगे इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, तो बेटा जो हमारे पास सिंपल एक्स कंपोनेंट और जो वाई कंपोनेंट, अगर आप उसे ऐड कर दोगे, कंपोनेंट्स को ऐड कर देंगे, तो हमारे पास ओरिजिनल वेक्टर आ जाएगा। अगर इस तरह से कोई थर्ड कंपोनेंट भी होगा तो उसे हम ऐड कर देंगे, तो हमारे पास जो है स्पेस में लाजमी तौर पे हमारे पास एक थर्ड कंपोनेंट होगा जो कि जी कंपोनेंट है। अगर आप उसे ऐड कर देंगे तो हमारे पास जो है वो वेक्टर आ जाएगा। तो सिंपली वेक्टर किस तरह से हासिल किया जाता है, आपने जो इंडिविजुअल रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हैं आपने उन्हें ऐड अप कर देना, हमारे पास जो है वो रिजल्टेंट वेक्टर आ जाएगा। इसके अलावा और जो चीज़ हमें पता होनी चाहिए, वो हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को इस्तेमाल कर सकते हैं कंपोनेंट्स निकालने के लिए। ए एक्स किस तरह से डिफाइन किया जाएगा, ए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए मल्टीप्लाई बाय कॉस ऑफ थीटा, थीटा जो है वो एंगल है जो कि हमारा वेक्टर जो है वो पॉजिटिव एक्स एक्स के साथ बना रहा है। ए वाई डिफाइन किया जाएगा ए साइन थीटा। और एक और चीज़ जो हमारी जो है इस वेक्टर को समझने में मदद देती है, जो कि हम इन जनरल इस वेक्टर की डायरेक्शन डिफाइड करती है, एंगल थीटा, वो हम किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं, थर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को यूज करते हुए। थीटा किसके इक्वल होगा, tan इनवर्स ए वाई डिवाइडेड बाय ए एक्स के। ये हमारे पास 3-4 जो है ना रिस्पेक्टिव जो आप कह सकते हैं कि एलिमेंट्स हैं जो कि किसी वेक्टर को कंप्लीटली डिस्क्राइब करने के लिए जरूरी हैं। इसके अलावा एंड पे मैं एक छोटी सी चीज बताता चलूं कि अगर स्पेस में किसी वेक्टर को रिप्रेजेंट किया जाए, तो जहां पर ए एक्स आई ए वाई जे, तो स्पेस में रिप्रेजेंटेशन के लिए हम ए जी के को इस्तेमाल करेंगे। के यूनिट वेक्टर होगा जी एक्स को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो अगर आप मैग्नीट्यूड को डिफाइन करें तो आप किस तरह से कर सकते हैं स्पेस में, यानी कि अगर 3 कंपोनेंट हैं किसी भी वेक्टर के, स्पेस हमारे पास वेक्टर जो है स्पेस में है, तो उसके लिए हम ए को डिफाइन करेंगे स्क्वायर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जी स्क्वायर। इसमें थर्ड कंपोनेंट जो है वो जी कंपोनेंट है और वो ए जी के साथ आपको जो है वो नजर आ रहा है। आप कुछ एमसीक्यूज देख लेते हैं इससे रिलेटेड। सिंपल एमसीक्यू है, अगर आपने थोड़ा गौर करना है बस, कि हमारे पास एक 3 वेक्टर्स हैं और 3 वेक्टर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो हमें गिवन है। और क्या है जी वो, द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट ऑफ 3 वेक्टर इज 3, यानी कि 3 वेक्टर्स का जो सम अप है, जो रिजल्टेंट है वो हमें गिवन है 3। और इसका जो x कंपोनेंट है वो हमारे पास है 2, जो y कंपोनेंट है वो हमारे पास है 1। तो जो z कंपोनेंट है वो क्या होगा, तो z कंपोनेंट कैलकुलेट करने के लिए हम सिंपल जो है, जो अभी आपको एक रिलेशन बताया था कि आपने एक वेक्टर जो है उसको हम स्पेस में किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, उसकी मैग्नीट्यूड को a इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर ए वाई स्क्वायर एंड ई जी स्क्वायर। अगर आप इस सिंपल फॉर्मूला को यूज करें तो 2 स्क्वायर हमारे पास 4 है, 1 स्क्वायर 1 है,
4 + 1 5 3 कब आएगा? अगर आप जो z कंपोनेंट है वो भी 2 हो तो 2 का स्क्वायर 4, 4 + 1 9 अंडर रूट 9 जो है वो 3। तो इसका मतलब है जो ठीक ऑप्शन है वो बी ऑप्शन है जो कि 2 है। नेक्स्ट हम एक और एमसीक्यू देखते हैं। सिंपल एमसीक्यूज है। एक हमारे पास जो है आपने एंगल कैलकुलेट करना है। वैल्यूज गिवन है, द एंगल ऑफ अ वेक्टर i प्लस स्क्वायर रूट 3j विद द y एक्सिस इज। इसमें सबसे अहम चीज़ जो है आपने ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि ये y एक्सिस से एंगल है, x एक्सिस के रिस्पेक्टिव नहीं है। अगर आप tan इनवर्स का फॉर्मूला लगाएं और कैलकुलेशन करें तो इस वेक्टर के अकॉर्डिंग हमारे पास जो एंगल आएगा, एंगल थीटा, वो 60 डिग्री होगा विद फ्रॉम x एक्सिस। अगर x एक्सिस से एंगल 60 डिग्री है तो y एक्सिस से एंगल लाजमी तौर पर जो है 90 - 60 30 डिग्री होगा। लेकिन अहम चीज़ ये है कि ये जो आपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं इनको आप किस तरह से मेमोराइज करेंगे, इसके लिए मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि आप जो है जो राइट एंगल ट्राइंगल के डायग्राम्स हैं वो मेमोराइज करें, जिसमें 60 डिग्री और 30 डिग्री के अकॉर्डिंग एंगल और 45 डिग्री के अकॉर्डिंग एंगल जो हैं वो बताए जाते हैं।